दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए पढ़ते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई कहानी रसप्रिया। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ, रेणु वाचन स्वरोनीस। आइए देखते हैं। और पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। देखिए, यहाँ पे हम ऐसे नहीं लगा रहे हैं ताकि लयबद्धता बनी रहे। आप ध्यान से देखिए और वहीं पे देख भी सकते हैं या फिर सुनना चाहे तो केवल सुन भी सकते हैं। क्या होता है जब हम देखते हैं और सुनते हैं, दोनों साथ करते हैं, यानी कि हमारे कान और आँख दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। जब केवल सुनते हैं तो कभी कभी ध्यान भटक भी जाता है। चरवाहा मोहना छौड़ा को देखते ही पंचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा। अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गईं। मोहना ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसपिरिया बजाते टेढ़ी हुई है ना? बूढ़ी मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा। रसपिरिया? हाँ, नहीं, तुमने कहाँ सुना बे? बेटा कहते कहते वह रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़के ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मारो साले बुढ़े को घेर कर मृदंग फोड़ दो। यानी कि बाहर का यह है, ब्राह्मण नहीं है, छोटी जाति का है, तो फिर कैसे बेटा कह सकता है? तो इसीलिए यह भूमिका आपकी बन गई कहानी की। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा, इस बार माफ़ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूँगा, बेटा नहीं। बच्चे खुश हो गए थे। एक दो 2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला था, क्यों ठीक है नवाब जी? बच्चे ठठाक कर हंस पड़े थे। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती थी। तो यह घटना मतलब आपको बताई जा रही है, फिर यह पिछले घटना से जोड़ी जा रही है। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? बोलो बेटा। यानी कि ठीक है, ये बेटा यहाँ पे बोले। 10-12 साल का मोहना भी जानता है कि पंचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चढ़ते हुए अपने बैलों की ओर देखा। यानी कि जो मृदंगिया बजाने वाले हैं उनको पंचकौड़ी क्या है यह भी समझता है कि मोहना भी जानता है, जो 10-12 साल का है उसकी उम्र, पंचकौड़ी अधपगला है, तो इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं देता है। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंद बाबू के घराने में अब भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बधा हुआ है ही, कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है वह। 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह सुबह मिसिर के छोटे लड़के ने साफ साफ कह दिया, तुम जी रहो या थेथराई कर रहे हो मृदंगिया? तुम जी रहे हो या थेथराई कर रहे हो मृदंगिया? हाँ, यह जीना भी कोई जीना है, निर्लजता है और थेथराई की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटका कर गाँव गाँव घूमता है, भीख मांगता है, मतलब इसीलिए उसको मृदंगिया मृदंगिया कहा जाने लगा। मृदंग लटकाए जो वाद्य यंत्र है। दाहिने हाथ की टेढ़ी अंगुली मृदंग पर बैठती ही नहीं है। मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धा तिंग भी बड़ी मुश्किल से बजता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज़ विकृत हो गई है, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भांति से जैसी आवाज़ निकलती है वैसे ही आवाज़ शोए शोए। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्यापतिया मंडली की बुलाहट होती थी। पंचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता? यानी कौन, क्या नाम है इसका पूरा? पंचकौड़ी मृदंगिया। सभी जानते हैं वह अधपगला है। किस नाम से जाना जाए? अधपगला। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पंचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना और सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ ना मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा, पहले बताओ किसने है
मोहना बैल भागे, एक चरवाहा चिल्लाया, रे मोहना पीठ की चमड़ी उधेड़ेगा करमू। अरे बाप। मोहना भागा। कल ही करमू ने इसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है बार बार। खट्टा मीठा पाट। पंचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूँ, तुम बैल हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगे? मोहना जा रहा था, उसने उलट कर देखा भी नहीं। रसप्रिया? विद्यापति नाचने वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगेंद्र झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिकी हुई थी रसप्रिया पोथी की। विद्यापति नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिया बना दिया था रसप्रिया को। और खेत के आल पर झर जामुन की छाया में पंचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की, मतलब ये बताया जा रहा है वहाँ की वस्तु स्थिति। जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? कूकन भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? मतलब जेठ है तो आप समझ ही सकते हैं, प्रचंड गर्मी। 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी थी। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती थी। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे बिरहा, चांचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में 12 मासा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा कि किस में क्या बताया गया है। रिमझिम वर्षा में 12 मासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चांचर और लगनी। हाँ रे हल जोते हल बाहा भैया रे, खुरपी रे चलावे मजदूर, यही पंथे धनी मोरा है रोसली। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानियों के रूप में जाने जाते हैं, कहानी लिखने वालों के रूप में जाने जाते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र अंचल की कहानियाँ, विशेष क्षेत्र अंचल की कहानियाँ। खेतों में काम करते हलवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है कातर स्वर में उसकी रूठी हुई धनी को, इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस करती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चिल ने टिहंकारी भरी। टी टी मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया है। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चढ़ते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा, आम है, मूढ़ी है। उसे भूख लगी है। मोहना के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी ज़िंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विद्यापति नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं, सांवरों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुँहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते, यानी कि उसका मुँह कैसा है, लड़की के मुँह जैसा। तो छोटी जाति में वही कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर सुशील जल्दी पैदा नहीं होता। ये अवतार लेते हैं समय समय पर, जदा ही कभी कभी। मैथिल ब्राह्मणों कायस्थों और राजपूतों के यहाँ हाँ, राजपूतों के यहाँ विदा पद वालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिला में नटुआ के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मुलगैन नटुआ की खोज में गांव गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए। ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना, मधुकान ठाकुर की बेटी की तरह ना, छोटी चंपा जैसी सूरत है। पंचकौड़ी गुणी आदमी है। दूसरी मंडली में मुलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पंचकौड़ी मुलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटकाकर बजाते हुए वो गाता था, नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भांवरी देकर प्रवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सिखाने में कभी उसे कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों की जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेटकर वह फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है। अरे जाजक कहो या 10 दुआरी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है। इतनी मार लगी थी कि बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत मराया था।
जब वह चुराया था एक लड़के, पुरानी ही सही बात तो ठीक है। रसप्रिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहन न जाने कब लौट आया और यह बोला। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहन की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा। यह गुणवान मर रहा है, धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल लाल ओठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है, पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भोजनानियों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती है। मृदंगिया अपने साथ नमक, सुलेमानी, चानमार, पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी, मेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। यह तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे तिल्ली बढ़ गई है, दवा। आगे कहने की जरूरत नहीं, मृदंगिया जानता है मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते? माँ भी कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्तल पर मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। किंतु मोहना की आंखों से रह रह कर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निकल जाना चाहता था। भूखा, बीमार, भगवान, मतलब भूख लगी थी लेकिन वैसे ही कहा था, नहीं मुझे भूख नहीं है। आओ खा लो बेटा, रसप्रिया नहीं सुनोगे? माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति से मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख ले तो माँ से कह देंगे भीख का अन्न। नहीं, मुझे भूख नहीं, इसलिए नहीं खा रहा है, समझ रहे हैं? मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है। उसकी आंखें फिर सजल हो जाती हैं। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता, और अपना बच्चा हूँ अपना पराया। अब तो सब अपने सब पराए। मोहन कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडलीकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा, ए साला, मारेंगे वह तमाचा के एक गाली क्यों देते हो? मोहना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चिल ने फिर टिंकारी भरी। टिंग टिंग। मोहना मृदंगिया की आवाज़ गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है या भीख का ही फल है या मैं नहीं दूंगा। तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूँ। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाले चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठे हैं। टिहिंग टिहिंग टिटिंग। मोहना डर गया। एक डग, दो डग, तेज दौड़, वह भागा। 1 बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ के कहते हो कि रसप्रिया बजाते समय। कौन है यह लड़का? कौन है मोहना? रमपतिया भी कहती थी डायन ने बाण मार दिया। मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला करने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर थर काँपने लगा। उसमें कमलपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह सुबह मिसिर के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीखकर फुर से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़की की बातें उसे याद है। सोनमा ने तो गाली ही दी थी, गुरुगिरी करता है चुट्टा। रमपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर, साक्षी रहना। मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूट कर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रमपतिया, जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया। जिस दिन वह पहले पाल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रमपतिया 12वें में पाँव रख रही थी। बाल विधवा रमपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती,
नव अनुरागिनी राधा किछु नहीं माने बाधा, नव अनुरागिनी राधा किछु नहीं माने बाधा। मृदंगिया मूल गैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग धरा दिया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रंपतिया के चुमौना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। यानी हो सकता है प्रेम हो गया हो सकता है क्या प्रेम हुआ ही रहा होगा। जोधन गुरुजी ने उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रंपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर मतलब कि उससे चुमौना की बात चलाई थी पंचकौड़ी से। जो मृदंगिया है उसी को पंचकौड़ी है असली नाम उसका। लेकिन वह जात अपनी छुपा रखा था। फिर बाद में उससे डर इसलिए भाग गया होगा कि छोटी जात का है, बाद में बात खुलेगी तो हो सकता है कि मारपीट भी लगे और भगा दिया जाए। रंपतिया ने उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया पढ़ाया और कमाने खाने लगा। लेकिन वह मूलगैन नहीं हो सका कभी, मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रंपतिया से उसकी भेंट हुई। रंपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंद बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है। नंद बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी रंपतिया, पांचू चुप रहो। उसी रात रास प्रिया बजाते समय उसकी अंगुली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देखकर वह परवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। प्रवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, ए साला थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने फिर से हंस देखते हैं। उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी अंगुली टेढ़ी हो गई। मृदंग पर जमनिका देकर वह परवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। प्रवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, ए साला थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी, दाहिने पूरे पर लावा फरही फूटने लगे और ताल कटते कटते उसकी अंगुली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी अंगुली, हमेशा के लिए पंचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई विद्यापति की चर्चा भी नहीं करते हैं। धूप पानी से परे पंचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिली में ही पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। धातिंग वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? अंगुली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रंपतिया दौड़ी आई थी। घंटों अंगुली को पकड़कर रोती रही थी, हे दिनकर किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो, मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में वह कही हुई बातें, नहीं पांचू मैंने कुछ भी नहीं किया है, जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए ढलते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सराकर रंपतिया ने कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने अपनी छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कुछ कहा, टिंग टिंग ए साला। उसने चील को गाली दी, तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाल ली और मृदंग के पूरे अंगुलियां नचाने लगा। धीरी नागे धीनता। पूरी जमनिका वह नहीं बजा सका, बीच में ही ताल टूट गया और अकी है आ हा। सामने झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रस प्रिया की पदावली उठाई। नव वृंदावन नव तरुगन नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी अंगुलियां स्वयं ही मृदंग के पूरे पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहाँ जी चाह बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है, हम तो समझते थे कि कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक। झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा, मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है!
नदी बह नयनक नीर, आहो पलली बहे ताही तीर। मोहना बेसुध होकर गा रहा था, मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थी और उसकी अंगुलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थी। 40 वर्ष का अधपागल युगों के बाद भावावेश में 40 वर्ष का अधपागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रख और अपनी विकृत आवाज में पदों की झड़ी, पदों की कड़ी धरता, फोए फोए सोए सोए, धीर नागी धीनता, दुहु रस मैं यत तनु गुने नहीं और, लागल दुहुक न भागय जोर। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त करते हुए वो बोला, इस टेढ़ी अंगुली पर इतनी तेजी। मोहन हाँफने लगा, उसकी छाती की हड्डियां। उप मृदंगिया धम से जमीन पर बैठ गया। कमाल कमाल, किससे सीखे, कहाँ सीखे तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ, माँ तो रोज गाती है। प्रात की मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना, जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। लो अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फाँक गया। अच्छा अब एक बात बताओ मोहना, बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है। उसने कहा, मतलब बाबू लोगों के घर कुटाई पिटाई करती है और तुम नौकरी करते हो किसके यहाँ? कमलपुर के नंद बाबू के यहाँ। नंद बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया, उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है कमलपुर। कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं। मृदंगिया कुछ देर चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंद बाबू मोहना की माँ देखता रहा। नंद बाबू मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? हाँ, और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडी वालों की मृदंग छीन लिया था, बेताल बजा रहा था, ठीक है ना? बेताला बजा रहा था। मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफ़ेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अयोध्या दास। अयोध्या दास? बूढ़ा अयोध्या दास, जिसके मुंह में न बोल, न आँखों में, न आँख में लोर, मंडली में गठरी ढोता था, बिना पैसे का नौकर बेचारा अयोध्या दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली में से एक छोटा बटुआ निकाला और लाल पीले कपड़ों के टुकड़ों को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना ने पहचान लिया। लोट? क्या है नोट? हाँ नोट है। कितने रुपए वाला? 5 कटिया? 10 कटिया? जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ लिया। सब 10 कटिया है। हाँ, सब मिलाकर 40 रुपये हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसा कर बोला, मोहना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना, खट्टा मीठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख ले, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसके होठों की काली का और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो? खबरदार। वह उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ में बांध ले, माँ से कुछ मत करना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोच कर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी 10 दुआरी हूँ, जाचक फकीर। दवा से जो पैसे बचे उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंद बाबू की आंखों जैसी है। अरे मोहना रे, बैल कहाँ है रे? तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना रे, एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया है। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही, जाओ। अब से मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन ससुरार जइबे हो रामा, कि आहो रामा नैहेरा में अगिया लगाए ब्रेकी। खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा था मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की माँ खड़ी है। पंचकौड़ी मृदंगिया, वह आया है वह।
उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया है, कहता था इतनी शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल। उसकी अंगुली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा ही उसकी टोकरी भर शिकायत करता था, बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया, 10 दुआरी जाजकों से हेलमेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो गुनी आदमी के साथ रसप्रिया। चुप, रसप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, और जब खुश होती है तो गाय की तरह हुक्कारती जाएगी और छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज़ आई, धातिंग धातिंग। मोहना की माँ की हैत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरोहिया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सुगंधी सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धातिंग धातिंग कहता था तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा। मोहना की माँ आगे कुछ न बोल सकी। मृदंगिया और कुछ बोलता था बेटा? मोहना की माँ आगे कुछ न बोल सकी। मृदंगिया, झूठा बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछकर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा। यानी देख सकते हैं कि यहाँ पे कहानी समाप्त हुई। और चाहती वही है बोलना, लेकिन वह 10 दुआरे जाता है इसलिए उससे अलग भी रहना चाहती है। वहीं उसकी जो थी, ठीक है, आपके रमपतिया, मोहना की माँ। नो नो नो। तो यहाँ पे रसप्रिया कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और यह यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में लगा हुआ है सिलेबस में। तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।